कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी का तीसरा टाइप। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं पहले वो जान लेते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी होती क्यों है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जेंस की वजह से होती है। वहीं पे हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को देखा था कि आरबीसी के सरफेस पर जो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, अगर वो एंटीजन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है तो वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसी तरीके से फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, किस तरीके के इम्यून सेल्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की तरह टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की तरह इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो बिना डिले किए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। देखो इधर, ये जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स होस्ट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए तो उसके कारण जो एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स हमको होस्ट की बॉडी में देखने मिलता है वो रिस्पॉन्स टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे साइज के बहुत सारे अमाउंट के एंटीजन्स मिल करके इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं और ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये अलग अलग पोर्शंस में डिपॉजिट होने लगता है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर, जैसे ब्रेन के कॉरॉइड प्लेक्सस के अंदर, जैसे किडनी के अंदर। और जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजीज के बारे में तो हम लोगों ने ये सारे नाम जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के कॉमन कॉजेज के अंदर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे। तो पहली बात तो यही आप लोगों को समझ में आई होगी कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होस्ट की बॉडी में अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है किसी जगह पर, छोटे छोटे साइज के एंटीजन्स बहुत सारे किसी जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर, जैसे ब्रेन के कॉरॉइड प्लेक्सस के अंदर, जैसे किडनी के अंदर, तो उसके बाद होस्ट की बॉडी के अंदर जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। तो अगर इसके कॉज को देखने की कोशिश करें तो एसएलई के केस में, यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हम लोग ऑटो इम्यूनिटी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या होता है, इस वाले डिसऑर्डर को हम लोग बटरफ्लाई सिंड्रोम भी बोलते हैं, याद आ रहा होगा। और इस बटरफ्लाई सिंड्रोम में नाम इसका क्यों बटरफ्लाई पड़ गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस केस में नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज डेवलप हो जाती है, यानी ये जो डिजीज होती है बटरफ्लाई सिंड्रोम होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को जाकर के इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, डीएनए के लिए भी, हिस्टोन के प्रोटीन्स के लिए भी, डब्ल्यूबीसीज के लिए भी, आरबीसीज के लिए भी, और हमारे प्लेटलेट्स के लिए भी। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज होती है। और इस डिजीज के अंदर इसीलिए इसको बटरफ्लाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल भागती रहती है, वैसे ही इसके अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग प्रोटीन्स पर जाकर के लगना स्टार्ट कर देती हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन बटरफ्लाई सिंड्रोम, उल्टा दिख रहा होगा ना, हाँ।
तो इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारी हिस्टोन्स के लिए बनती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए, डीएनए के लिए भी बनती हैं, आरबीसीज के लिए बनती हैं, डब्ल्यूबीसीज के लिए बनती हैं और प्लेटलेट्स के लिए भी बनती हैं। और ये जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं ये अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स को रप्चर करवा देती हैं, जिससे किडनी का फेलियर हो जाता है। कॉजेज ब्लड वेसल्स रप्चरिंग, और अल्टीमेटली हमको यहां पर किडनी का फेलियर देखने मिलता है। तो ये पहला कॉज है। और इस SLE के केस में होस्ट की बॉडी के अंदर टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर दूसरे कॉज की बात करें तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं IgG एंटीबॉडी के FC रीजन के लिए। मान लो ये हमारी IgG एंटीबॉडी है, और अब एक बात से तो भली भांति परिचित हो गए होंगे कि जिस साइड में वेरिएबल रीजन होते हैं वो एन टर्मिनल, जिधर FC रीजन होता है यानी एन टर्मिनल के बिल्कुल सामने वाला रीजन जो होता है वो C टर्मिनल होता है। तो ये जो हमारा वेरिएबल रीजन के अपोजिट साइड में C टर्मिनल होता है, ये C टर्मिनल का FC रीजन होता है, यानी ये रीजन इस एंटीबॉडी का FC रीजन होता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में क्या होता है कि ये जो IgG एंटीबॉडी है इसके FC रीजन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये ऑटो एंटीबॉडीज जब बनती हैं तो इस IgG एंटीबॉडी के खिलाफ IgM एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि IgM और IgG एंटीबॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाती हैं और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है IgG IgM एंटीबॉडी का। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होस्ट की बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है जॉइंट्स के अंदर, जिससे एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसके अल्टीमेटली हमको क्या देखने मिलता है कि जो जॉइंट्स होते हैं वो डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर तीसरे कॉज की बात करें तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, और ऑटो इम्यूनिटी के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल गुड्स पास्चर सिंड्रोम। और इस गुड्स पास्चर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं किडनी और लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए। तो यहां क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी एंड लंग्स। और जब ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये ऑटो एंटीबॉडीज किडनी और लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जाकर के चिपकना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली किडनी और लंग्स का लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। दे कॉज द लाइसिस ऑफ किडनी एंड लंग्स। ठीक है, तो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस टाइप से थर्ड हाइपोसेंसिटिविटी के अंदर कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, किडनी डैमेज देखने को मिलता है। और किडनी डैमेज कहाँ देखने को मिल रहा था, हमारा गुड्स पास्चर सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है किडनी की और लंग्स की, उसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती हैं, अपने प्रोटीन्स को ही मारना स्टार्ट कर देती हैं। तो अल्टीमेटली किडनी और लंग्स भी डैमेज होती हैं और अर्थराइटिस हमको देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोगों ने रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बात की थी कि IgM और IgG एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये छोटा सा ही टॉपिक था। कल हम लोग टाइप 4 हाइपोसेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे और इम्यूनोलॉजी खत्म करने वाले हैं। देन वी गाइज विल मूव टुवर्ड्स सिग्नलिंग। So if you guys are liking the way I'm teaching you, then do not forget to subscribe the channel, press the bell icon so that you will never miss an update. आप ये सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं because you know sharing is caring. करेक्ट। तो इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं और कल मिलते हैं टाइप 4 हाइपोसेंसिटिविटी के साथ कि जो टाइप 4 हाइपोसेंसिटिविटी होती है वो किसकी वजह से कॉज होती है, क्या कारण होते हैं, उसको डिलेड टाइप हाइपोसेंसिटिविटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी का नाम ऐसे तो नहीं रखा जाता। जब उसके अंदर उस तरीके के ट्रेट्स होते हैं तभी उसको नाम दिया जाता है। पतले इंसान को मोटू बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीजें हम लोग कल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।